So good morning all of you. Welcome to Next IS. Today we are going to discuss paper 2 of Aaklan series. So let's start with the first question. So as we all know that some questions are directly coming from Hindi grammar, Hindi paragraph पे based होते हैं and कुछ question हमारे English पे होते हैं, English grammar, English के एक paragraph पे based and then aptitude and then reasoning. ठीक है, so यहाँ पे 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी टेस्ट हुआ था हमारा संडे को आकलन सीरीज का. So this will be our first question and first question is based on Hindi grammar. So let's read this question. अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है. शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मतलब जिसकी ग्रामेटिकली वो सही शब्द हो. ओके, सो फर्स्ट इज अनुग्रहित. तो क्या ये सही शब्द है? नो, ये सही शब्द नहीं है क्योंकि अनुग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता. मतलब हा पे जो छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए. अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता. ओके, सो इसको हम लिख देते हैं. सही इसका शब्द क्या होना चाहिए? अनुग्रहित. ओके, सो ये शुद्ध वर्तनी नहीं है. उज्ज्वल है क्या? तो ये भी नहीं है क्योंकि उज्ज्वल को भी हम ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल. ओके, आधा, ये आधा जा होता है, तो ये भी नहीं है. मिष्ठान एंड तद उपरांत, मिष्ठान भी नहीं है, तद उपरांत विल बी द करेक्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तद उपरांत. ओके, नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस सीधा ग्रामर पे बेस्ड. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जैसा कि हमने पिछले 2 टेस्टों में भी डिस्कस किया है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव वर्ड्स क्या होते हैं. जो तत्सम होते हैं बेसिकली संस्कृत के वर्ड होते हैं और तद्भव क्या होते हैं जो तत्सम शब्द से हम निकालते हैं, है ना. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बेस्ड कि तद्भव कौन सा शब्द है. स्नेह है क्या, आश्रय है क्या, कोयल है, शुष्क है. तो ये जो तीनों हैं ये हमारे तत्सम है. ये हमारे कैसे शब्द है? तत्सम शब्द हैं, बट तद्भव नहीं है. तद्भव कोयल है. ओके, क्योंकि जो कोयल का शुद्ध रूप होता है वो कोकिल होता है. इसका कोयल का जो तत्सम होगा वो कोकिल होता है. ठीक है, सो कोकिल होगा कोयल का जो तत्सम वर्ड है और जो कोयल है वो हमारा कैसा वर्ड है? तद्भव वर्ड है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पिछले टेस्ट में भी था इस पे बेस कि उच्चारण स्थान कहाँ से है. सो ये क्वेश्चन क्या है? यारा ला. यारा ला का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालव्य, मूर्धन, दंतित. ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये तीनों गलत है. क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मतलब जो संस्कृत का वर्ड है, जो प्योर वर्ड है. कायर, मयूर, मिट्टी, ऊंट. तो आप लोग बताइए इसमें से तत्सम वर्ड हमारा कौन सा होगा. तो देखो, जो मयूर है वो तत्सम है, ये तत्सम है एंड ये हमारा तद्भव है. ओके, सो फर्स्ट कायर एंड सी एंड डी ये हमारे कैसे हैं? ए सी डी हमारे कैसे तद्भव शब्द है और तत्सम हमारा यहाँ पर क्या होगा? केवल और केवल मयूर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 5. अभी कुछ हिंदी के ही क्वेश्चंस चलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. निम्नलिखित में से सही सुमेलित क्या है? ओके, चक्रवात तत्सम है या नहीं? इलाज, तो इलाज ये देशज नहीं, यहाँ पर क्या होता है? विदेशज होता है, होना चाहिए एक्चुअली. और खिड़की विदेशज, नो, यहाँ पर देशज होना चाहिए. और गणना तद्भव नहीं, गणना तो हमारा तत्सम वर्ड है. ठीक, तो और ये चक्रवात तत्सम, इट्स अ करेक्ट वन. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. जो चक्रवात है वो कैसा है? तत्सम है. लेकिन हमारा जो इलाज है वो विदेशज एंड खिड़की देशज, गणना तद्भव नहीं है, गणना हमारा तत्सम शब्द है. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संकर शब्द क्या होता है. तो किन्हीं 2 भाषाओं को मिलाकर या किन्हीं 2 भाषाओं का यूज करके जो हम नए शब्द बनाते हैं या नए शब्दों की जो रचना होती है उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं. तो यहाँ पर देखिए कौन सा नहीं है. तो टिकट घर हमारा है, डबल रोटी हमारा है, नेक चलन हमारा है, बट ये शर्ट दर्शन नहीं है क्योंकि जो शर्ट दर्शन होता है ये संस्कृत का शब्द है. ओके, तो ये संकर, जो हमारा संकर शब्द है ये नहीं है. ओके, किसी भी 2 भाषाओं से मिलकर जो नए शब्द बनते हैं या उनको 2 भाषाओं को मिलाकर जो हम नए शब्द बनाते हैं उनमें से ये नहीं है, ये संस्कृत का वर्ड है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या होगा, देखिए कमल का पर्यायवाची, आपको कुछ पर्यायवाची याद रखने चाहिए। पर्यायवाची हो गया, तद्भव तत्सम शब्द हो गया। सो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पहले आपको पर्यायवाची याद होना चाहिए। सरोज है या नहीं है, आप बताइए। राजीव, पंकज, पुष्कर, हमारा कमल का पर्यायवाची आपको बताना कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कमल का पर्यायवाची जैसे जलज है, राजीव है, पंकज है। जलज कमल के पर्यायवाची कौन से होते हैं, जैसे जलज, ठीक है, राजीव भी, पंकज भी, ये सारे हैं कमल के पर्यायवाची, बट सरोज नहीं है। ओके, सो सी फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। अनेकार्थी शब्द, जो ए, अनेकार्थी शब्द का क्या मतलब होता है, किसी भी शब्द के बहुत सारे अर्थ हो। अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, इसमें से आप बताइए जो अक्षर इसके बहुत सारे मीनिंग है, उसका कौन सा अर्थ नहीं है। तो आत्मा है, तपस्या भी है, आकाश भी है, बट अचल नहीं है। ओके, सो डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप लोग। इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। आपको बताना है कि जो ABCD में 4 पेयर दिए हैं, इसमें से कौन से विलोम सही नहीं लिखा गया, कौन सा गलत है। ओके, तो आविर्भाव का तिरोभाव, इट इज करेक्ट वन। आमिष का निरामिष, ये भी ठीक है। आग्रह का निर्गय, नो, ये गलत है। कुसुम का ब्रज, ये सही है, ठीक है। तो आग्रह का निग्रह नहीं होगा, आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह। आग्रह का क्या होगा, दुराग्रह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या बात करी गई है। इनमें से फर्स्ट का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको संधियां भी पता होनी चाहिए, समास भी पता होना चाहिए, है ना। गुण संधि, आयादि संधि, ये सब संधियों का अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। तो जब आप षट का ये संधि विच्छेद करेंगे, श, श प्लस ठा, नो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। दिस इज द करेक्ट संधि विच्छेद ऑफ षष्ठ का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question, question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या है। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको बताना। ये मुहावरा आपको बहुत फैमिलियर हो गया, आप इससे बहुत सुना होगा। हुक्का पानी बंद करना, जाति से बाहर निकाल देना, घर वालों के द्वारा भोजन ना देना, नो। घर वालों के द्वारा मादक पदार्थ ना देना, बिल्कुल भी नहीं। रोजगार के साधन को समाप्त करना, नहीं। सो फर्स्ट, आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आपको क्लियरली रेस्ट फर्स्ट को छोड़ करके जब हम नीचे के 3 ऑप्शन इसको रीड करें तो आपको वहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये 3 तो नहीं ही होंगे। नाउ अध्यात्म में कौन सा समास है, देखिए क्वेश्चन समास पे जरूर आएगा, तो आपको समास सारे पता होना चाहिए कि तत्पुरुष समास क्या होता है, अव्ययभाव समास क्या होता है, कर्मधारय क्या होते हैं, बहुब्रीहि क्या होते हैं। तो क्वेश्चन अभी यहाँ पर क्या है, अध्यात्म में कौन सा समास है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रथम पद है वो प्रधान है, ठीक है। तो जब प्रथम पद प्रधान होता है तो उसमें अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द है। विकारी शब्द आपको बताना है कि विकारी शब्द इसमें से कौन सा है। संबंध बोधक, नहीं। समुच्चय बोधक, नहीं। क्रिया विशेषण, नो। विशेषण इज द करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 14, अभी आप लोगों का पेपर भी बहुत ही पास में है दिसंबर में, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित बोलियों पर विचार कीजिए। दक्षिणी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और खंडी बोली। ओके, 4 लैंग्वेजेस मेंशन है। उपयुक्त में से कौन सी बोलियां पश्चिमी हिंदी का भाग है। तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी सारे आपको पता होने चाहिए कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। तो पश्चिमी बोली की अगर हम बात करें तो ये सभी हैं, क्योंकि ये सभी बोले जाते हैं, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां पूर्वी हिंदी का भाग नहीं है। पूर्वी हिंदी का भाग नहीं है, सो भोजपुरी, ओके, एंड मैथिली, ये दोनों नहीं है। तो ये किसी ऑप्शन में मेंशन है, 2 और 4
और है, अवधी और बघेली है, बट भोजपुरी एंड मैथिली नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे, नमक दुकान, हफ्ता, जवान, दरोगा आदि किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की के हैं? नहीं। फारसी के हैं? यस। तो ये फारसी के शब्द हैं। नमक दुकान, हफ्ता, जवान, ये सारे हमारे शब्द कैसे हैं? फारसी के हैं। अब नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चन बेस्ड है हिंदी पैराग्राफ पे। आप हिंदी पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं वहां से। देखते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा गया है। पहले पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर आंसर्स करेंगे। ओके। देखिए, नेचर के बारे में बताया गया है। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि आजकल का जो मनुष्य है वो किस चीज़ में ज़्यादा फोकस कर रहा है और किस चीज़ को वो निगलेक्ट कर रहा है इन जनरल अपनी लाइफ में। इस जटिलता के कारण संसार में धनी, निर्धन, सत्ताधीश, सत्याच्युत, संतानवान, निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की, और मरुमरीचिका के मैदान में जल की धधकती आग में शीतलता चाह रखते हैं। विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्म संयम, किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। परिणामतः दुख के महासागर में डूबता जा रहा है। आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट, उसकी उपयोगिता किसी भी काल में कम नहीं होती है। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण है। एक्चुअली ये हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा किस चीज़ पे बेस्ड है, उसमें ये बताया गया है, पूरा स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है, और इसमें बताया गया है कि मनुष्य ने किन चीज़ों पे फोकस किया है। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फिर हम अकॉर्डिंगली भी अगेन भी रीड कर लेंगे इसको। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण क्या होता है? तो जब इसको आप सही तरीके से ब्रेकिंग करेंगे तो आएगा सा आएगा, आ, त, आ, करेक्ट, चा, और उसके बाद आ नहीं आएगा, उसके बाद या आएगा, तो इसके बाद या एंड ऊ आएगा, क्योंकि ऊ की मात्रा है तो ऊ आएगा। ओके, ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और इसमें क्या किया गया, यहाँ पे छोटा स्टार्टिंग में ही मिसिंग है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन था। बट आप एक टाइम के बाद देखेंगे, चा के बाद देखेंगे, उसमें आ आया, यहाँ पे या आएगा, और उसमें छोटे ऊ की मात्रा मिसिंग है पहले वाले ऑप्शन में, बट इसमें छोटे ऊ की मात्रा मेंशन है, तो आपका ये आंसर होगा। आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? ये आप लोग आंसर करिए और बताइए जल्दी से, आज का मानव जीवन को जटिल कैसे बना रहा है? सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, अपना यश फैलाने के उस पे, या फिर कहाँ है क्वेश्चन नंबर 18, आप और ऑप्शंस भी देख लीजिए। संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, यस, इट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर, ये सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट पढ़िए, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ हैं, जो भी पैराग्राफ में जिसके बारे में बताया गया, इस पैराग्राफ में जो भौतिक पदार्थ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, सुख दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, केवल आनंद दे सकते हैं, ना सुख दे सकते हैं, ना आनंद, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो ये आर्टिफिशियल आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस तो दे सकते हैं, बट जो परमानेंट है वो नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय करुणा का कारण है, मानवीय सुखों का मूल है, या फिर क्या है? आप लोग इसका आंसर करिए। मानवीय सुखों का मूल है, मतलब भौतिक पदार्थों के प्रति जो हमारी इंद्रियां हैं और जो भौतिक पदार्थों के प्रति हमारा जो प्रबल आकर्षण है, वो किस चीज़ का रीज़न बनता चला जा रहा है? मानवीय करुणा का कारण नहीं, क्योंकि जो मानवीयता दयालु होती है वो उसका ये रीज़न नहीं है। बेसिकली मानवीय सुखों का मूल कारण नहीं, अमानवीय कृत्यों का कारण, अमानवीय दुखों का मूल कारण, यस, इट इज़ द करेक्ट वन। क्योंकि जो भौतिक पदार्थ है और जिसके प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है, वो हमारा बेसिकली क्या हो रहा है कि मानवीय दुखों का मूल कारण बनता चला जा रहा है। ये बहुत ही स्ट्रांगली ये इस हिंदी के पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट, अब
कुछ क्वेश्चन है हमारे 21 to 25 जो कि हमारे इंग्लिश पैराग्राफ पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा हम इंग्लिश पैराग्राफ पहले देखेंगे एंड देन उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके बाद कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस विल बी देयर मे बी एंड फिर मैथ्स एंड रीजनिंग मिक्स एंड कम्युनिकेशन. सो इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 21 to 25. रीड द फॉलोइंग पैसेजेस. ओके, फॉरेस्ट के बारे में पूरा बताया गया है. तो फॉरेस्ट कवर अबाउट 31% of the Earth's land area and providing essential resources for both humans and wildlife. ठीक है, they help regulate the Earth's climate by absorbing CO2. क्या absorb करते हैं? CO2 absorb करते हैं. release क्या करते हैं? Oxygen. And home to more than 80% of the world's terrestrial species of animals, plants and insects. Many of these species are not found anywhere else in the world. Forests also play a key role in the water cycle. Trees absorb and store water. Okay, so forest का main इसमें importance बताया गया है कि किस तरह से हो रहा है. तो forest also play a key role in the water cycle. Trees absorb, store water, which helps to maintain the balance of the rainfall in an area, and this is especially important in regions that experience frequent droughts or floods. Without forest, these areas would be more vulnerable to extreme weather events. Unfortunately, forests are being destroyed at an alarming rate. Logging, agriculture, क्या अभी current scenario में क्या problem हो रहा है? Logging, agriculture and urbanization are major contributors to deforestation. This destruction not only harms the environment but also threatens the livelihood of people who depend on forests for food and medicine and shelter. Okay. So this was the complete paragraph. So read the first question based on that. Read the first question and try to give all the answer of this paragraph based on these questions based on this paragraph. First question is, what is the primary role of the forest in regulating the Earth's climate? आपको बताना है कि प्राइमरी रोल क्या होता है, फॉरेस्ट का प्राइमरी रोल क्या होगा. और अगर in regulating the Earth's climate, they release CO2 and absorb oxygen. No, they absorb CO2 and release oxygen. They absorb CO2. I think ये सभी को पता है, and oxygen. So B option will be the correct one for this question. Now question number 22. Now question number 22. Read question number 22. 22 में हमारा क्या बोला गया है? What percentage of the Earth's land area is covered by the forest? मतलब फॉरेस्ट जो है उसने अर्थ के कितने परसेंटेज एरिया को कवर कर रखा है बेसिकली. सो 31%. हमने फर्स्ट लाइन में ही, पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही रीड किया था कि कितना परसेंटेज जो हमारा फॉरेस्ट है और वो पूरे अर्थ का कितना परसेंटेज लैंड को कवर किया. तो 31. वाई इज द वाटर साइकिल इम्पॉर्टेंट इन फॉरेस्टेड एरिया? अब आप लोग मुझे बताइए कि जो ये है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर एंड हेल्प बैलेंस रेनफॉल, ये हो सकता है. ट्रीज प्रिवेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, नहीं, कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं करते. फॉरेस्ट प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, नो. ट्रीज स्टोर वाटर फॉर फ्यूचर, नो. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट. रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड मेंशन इन द पैसेज? आप लोग बताइए कि मेजर कॉजेज क्या है हमारा डिफोरेस्टेशन का. सो देखिए, ओवर हंटिंग, टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ, नो, ये मेजर कॉज नहीं है. लॉगिंग, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन, सो दिस इज द मेजर कॉज. ये क्लियरली हमारे पैराग्राफ में डायरेक्टली मेंशन था. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. 25 बताइए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ कैन वी हेल्प प्रोटेक्ट फॉरेस्ट? By planting more trees in cities, by reducing the use of paper and wood, by supporting conservation program. बहुत सारे कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को दोबारा कंजर्व कैसे किया जाए, उसकी ग्रोथ किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से ये हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट को. तो दिस विल बी द परफेक्ट आंसर. फिल इन द ब्लैंक with the appropriate word given below.
तो अब जो ये क्वेश्चन है वो प्योर ग्रामर पे है, इंग्लिश ग्रामर पे, आपको इसका आंसर दीजिए। सो इसमें ये पैराग्राफ पे बेस्ड नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blank with the appropriate word given below. The scientist groundbreaking. So groundbreaking means very important, or you can say that significant, very important, monumental कोई option होगा. Discovery was hailed as marking a turning point in the field of the medical research. Ground breaking means the very important, मतलब what is the basic meaning of ground breaking? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। तो हम ये देखेंगे 4 ऑप्शंस में यही सेम मीनिंग किसका है। ओके, तो ट्रिवियल नहीं, नेग्लिजिबल बिल्कुल भी नहीं, तो मोन्यूमेंटल, तो मोन्यूमेंटल विल बी द करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कुछ हर बार कुछ क्वेश्चन ना, एज आई टोल्ड यू कि कुछ इंग्लिश ग्रामर पे होते हैं, तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भी स्पीच पता होनी चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, फिर वो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाते हो तो किस में कन्वर्ट होता है। ओके, तो मोस्टली किस तरह से होता है वो आप देखो, कुछ रूल्स हैं उसके। सो क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। शी आस्क्ड वेयर हैव यू बीन, तो यू हमारा ना किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ओके, तो where have you been all this time? So she asked where I had been. you हमारा कैसा चेंज हो जाएगा, so I, okay, and have हमारा किस में चेंज हो जाएगा, past tense में, ठीक है। has have हमारा had में चेंज होता है और been लग जाता है। so she asked where I had been all the time, this will be the perfect। why ये हम देखेंगे ये सही क्यों नहीं है। she asked where I have, तो ये तो सेम टेंस उसने रखा है तो नहीं होगा। हैड आगे आ गया नहीं, क्योंकि आप इनडायरेक्ट में हमेशा क्या करते हो कि जो भी चेंज होके आता है, जैसे आई आपका यूज़ हो गया तो आई के बाद नॉर्मल सेंटेंस बनाओगे, कोई भी आप इंट्रोगेटिव नहीं बनाओगे, तो वेयर के साथ नॉर्मल सेंटेंस। सो हैड नहीं आगे आएगा तो ये रॉन्ग है। वर आई वॉज, तो दिस इज रूल वाइज रॉन्ग। हैज़ हैव हमेशा कन्वर्ट होते हैं हैड में। ओके, एंड पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। सो दिस विल बी द करेक्ट वन। ये हमारा 27 क्वेश्चन था। 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हमारा किसके बारे में बात करी गई है। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का पहले तो आपको बहुत अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए। एलोक्वेंट का क्या मीनिंग होता है, तो एलोक्वेंट का हमारा बेसिक मीनिंग होता है कि एक्सप्रेसिव, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसका क्या पूछा है उसने, सिमिलर। चूज द करेक्ट वर्ड विच अपोजिट मीनिंग हो, मतलब इसमें बहुत एक्सप्रेसिव है और उसका बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव ना हो, या मीन्स नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस वनसेल्फ क्लियरली। सो इसमें हम देखेंगे कि हमारा कौन सा वाला ऑप्शन प्रॉपर तरीके से करेक्ट है। सो एक्सप्रेसिव ही इसका मीनिंग है, एंड परसुएसिव नो, फ्लुएंट नो, तो इनआर्टिकुलेट, बिकॉज इसका मीनिंग है कि अच्छे से क्लियरली किसी भी बात को एक्सप्रेस ना कर पाना, इनआर्टिकुलेट। फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड, एक हमारा हमेशा एक स्पेलिंग पे आता है क्वेश्चन। ओके, तो इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग एब्सोल्युटली करेक्ट है। डिसअपॉइंट तो सभी को पता है कि डिसअपॉइंट की स्पेलिंग क्या होती है, DISAPPOINT, तो डिसअपॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 हम देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्टली पंक्चुएटेड। आई नीड टू बाई मिल्क, ओके, ये ठीक है, ये ठीक है, एंड ब्रेड, ओके। माई ब्रदर हु इज वेरी टॉल एंड प्लेज बास्केट, दोनों ही करेक्ट है। सो बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट इलस्ट्रेट द ईडियम किक द बकेट। किक द बकेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब बहुत हैप्पीली लाइफ को वो करना, तो ही लिव्ड अ लॉन्ग हैप्पी लाइफ बिफोर पासिंग अवे। सो किक द बकेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। Apostrophe is used to show the position or form
contractions, a period is used to end all types of sentence. Which of the above mentioned sentence or sentences are correct? आपको ये बताना है कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है. तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ही करेक्ट है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि इसमें क्या हमारा आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 33. हर डेडिकेशन टू द कॉज इंस्पायर्ड द इंटायर टीम टू वर्क हार्डर. तो हर डेडिकेशन, तो इसका फॉरवेंट होगा, एपैथी नहीं, कैजुअल नहीं, डिफरेंट, क्योंकि ये एक तरीके से किस पे बेस्ड है कि डेडिकेट टू द कॉज इंस्पायर्ड, क्योंकि आप पूरी टीम को हार्डवर्क करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो. तो फॉरवेंट का भी मीनिंग ऐसा ही होता है कि पूरे ग्रुप को इंस्पायर करना, टू गिव अ वेरी इफेक्टिव वर्क. सो यहाँ पे क्या होगा? फॉरवेंट. क्वेश्चन नंबर 34. चलिए नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा किस पे बेस्ड है? मैथ्स पे बेस्ड है. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 4. अच्छा, तो लेट दैट नंबर पहले पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में पढ़ूंगी, फिर हम इसका आंसर बताते हैं. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स रिमाइंडर 4. व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 फाइंड द रिमाइंडर. किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है. जब उसी संख्या के वर्ग को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए. ओके, तो अब हमें ये पता है, मान लीजिए कि वो संख्या है हमारी x. ओके, मान लीजिए वो संख्या हमारी x. तो पहली लाइन में क्या बोला गया है कि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर, मतलब 8 से आपने उसको भाग दिया, यहाँ पे कुछ बचा, आप कुछ भी मान लीजिए, p मान लेते हैं. ठीक है. और क्या रिमाइंडर आ गया? भागफल कितना है? 4. तो वो नंबर क्या होगा? पहले यहाँ से x ना निकालो, ये नंबर क्या होगा? नंबर क्या होता है? 8p + 4. यही तो बचा ना, भाग देने पर कितना शेषफल बचता है? 4 ही बचा था ना. ठीक है. सो नंबर ये हो गया. अब क्वेश्चन क्या है कि जब उसी संख्या के वर्ग को 8 से भाग दिया जाए, तो आपको अभी वो संख्या पता चल गई. वो संख्या क्या हो जाएगी? x = हमारा 8p + 4. वो संख्या क्या निकल के आई? 8p + 4. अब इसके वर्ग को 4 से भाग दिया जाए, तो जब इसका वर्ग करिए 8p + 4 का स्क्वायर. ठीक है. इसमें लगेगा a + b का स्क्वायर, एंड आई थिंक आप सबको पता होगा a² + b² + 2ab. ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए. यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा? 8 8 64p² + 16 एंड प्लस 32 × 2 64p, ये हमारा आएगा. तो इसके सारे ही जो स्टेप है ना, वो सारे के सारे ही 8 से डिवाइड है, कम्प्लीटली डिवाइड है. 64p² 8 से है डिवाइड, 16 भी है, 64p भी है, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा? 0. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज. आपको जब भी इसमें लगता है तो आप एक बार देख लो. ऐसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट फिर भी देख सकते हो, मतलब कैसे भी कर सकते हो. ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. अब इसको लिख लिया. अब यहाँ पे देखो, इस टर्म से ये टर्म कैसे बना? तो x के बाद y आ गया. ठीक है. y के बाद z आ गया, और z के बाद फिर a आ गया. तो अब यहाँ पे 100% b आएगा. ठीक, ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था. x के बाद में w आया, तो x के बाद पहले क्या है? w है. ठीक है, तो ये हो गया. तो w के पहले क्या है? v है. तो v के पहले क्या है? यहाँ पर u है. तो u के पहले क्या हो जाएगा? t. तो सेकेंड टर्म हमारा t आ जाएगा. तो bt तो ये हो गया. जैसे bt हो गया, आप बता सकते हो कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ठीक है. ABCD लिखो, या डायरेक्टली आप उसको जब आप रीड करोगे तो आप वहाँ से भी आप बता सकते हो कि इसका क्या आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 36. इफ इन एनी कोड लैंग्वेज द कोड फॉर AD इज 4. देखो, AD को किसी कोड लैंग्वेज में हम 4 लिख रहे हैं, एंड द कोड फॉर DJ इज 7. देन व्हाट विल बी द कोड फॉर JO. इसके लिए कोड क्या होगा?
मतलब एडी को किसी तरह, नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है, एडी को किसी तरीके से उन्होंने 4 मेंशन किया है, डीजे को उन्होंने 7 मेंशन किया है, एंड अभी यहाँ पर जेओ को उन्होंने क्या किया है, आपको इस पे क्वेश्चन है कि जिस सीक्वेंस को हम एडी और डीजे में फॉलो करें उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको जेओ का भी आंसर देना है। ओके, हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि किसी कोड भाषा में एडी के लिए कोड 4 है और डीजे के लिए कोड 7 है तो जेओ के लिए कोड बता दीजिए। ओके, ठीक, तो देखो ए हमारा किस प्लेस पे 1 और डी हमारा क्या 4th प्लेस पे। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि 4 - 1 + 1, 4 आ गया, करके देखते हैं। डी हमारा 4th पोजीशन पे है और जे हमारा किस पोजीशन पे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 10 मतलब आगे वाली जो है पोजीशन उसकी चेक करो, माइनस पहली वाली पोजीशन +1, तो जे है हमारा 10 पे और डी हमारा 4 पे +1, तो ये हमारा 7 आ गया। तो मतलब इन दोनों पे लग गया तो इस पे भी लग जाएगा। अब जे हमारा किस पोजीशन पे है, 10 पे, और ओ हमारा 1 2 3 4 5वें नंबर पे हो, तो मतलब 15वें नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 15 - 10 और +1, मतलब 5 और 1 6 आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा ना आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगेन नंबर सीरीज पे ही है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको इसमें मिसिंग नंबर बताना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो इसमें गायब हो गई है वो आपको संख्या बतानी है बेसिकली। ठीक, सो देखते हैं 3 4 7 12, तो ये किस तरह से 3 आया है, किस तरह से 7 आया, देखो ये बताना है बेसिकली, ये बताना है। तो देखो यहाँ से देखना 3 4 के बीच में कितना गैप है, 4 - 3 1, और 4 7 के बीच में 3, और 3 और 7 और 12 के बीच में 5। आ रहा है ना समझ में। 1 पहले गैप आया, फिर 3 आया, फिर कितना है हमारा 5 आया। नेक्स्ट देखते हैं 7 आया क्या, 12 में से 19 जाएगा तो 7, और 19 में से 12 गया तो 9, और इसमें गया तो 11, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा 13 का गैप होना चाहिए। 13 का गैप होना चाहिए, तो 39 का आगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो सकता है, 39 में 13 ऐड कर दो 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा 52। सो 52 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 30 इज बेस्ड ऑन बेसिकली वेन डायग्राम। तो हम देखते हैं वेन डायग्राम पे कैसा क्वेश्चन है। ओके, इन अ डिनर पार्टी बोथ फिश एंड मीट वर सर्व्ड। ओके, एक पार्टी थी, ये हो गई एक पार्टी, ठीक है, एंड फिश एंड मीट वर सर्व्ड, सम लुक ओनली फॉर फिश एंड सम नॉट ओनली, सम लुक ओनली फिश एंड सम ओनली मीट। There were some vegetarians who did not accept either. The rest accepted both fish and meat. Okay, so कुछ fish के हैं, कुछ meat ले रहे हैं, और कुछ दोनों ही ले रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे वेजिटेरियन हैं उस पार्टी में जो इन दोनों में से कुछ भी नहीं ले रहे। यही था ना, कुछ फिश ले रहे हैं, कुछ मीट ले रहे हैं, कुछ दोनों ही ले रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं लोग जो प्योर वेजिटेरियन है उसी पार्टी में जो कि उन दोनों में से कुछ भी नहीं ले रहे। सो ये हमारा फिगर हुआ, तो ये किससे मैच कर रहा है, ए। Now next question again based on the sequence and series. The missing letter in the sequence VTPB क्या होगा। इसमें देखें अनुक्रम में लुप्त वर्ड VTP (B) क्या होगा। तो फिर से आप देख लो, पहले ऐसे ही समझ लो या ऐसे लिख के देख लो ABCDEF। तो देखते हैं V के बाद क्या आया है T। तो देखते हैं यहाँ पर V कहाँ है, ये रहा, ये V क्या है ये, और V के बाद T आया। जब आपने V से T कैसे आया, जब आपने -1 कर दिया। ठीक है, T के बाद P आ गया, तो P कैसे आया, जब आपने 3 माइनस कर दिया, -3 करने पर P आ गया। ठीक,
उसके बाद कुछ आएगा, उसके बाद बी आएगा, तो मतलब 1 3, तो हम 5 माइनस करके देखते हैं। 3 आपने माइनस कर दिया, आप 5 माइनस करिए, 1 2 3 4 5 माइनस कर दीजिए, मतलब जी आ गया यहाँ पर, ये -5 हो गया। तो आइडली फिर -7 करने पर बी आना चाहिए, तो जे के बाद देखो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो बी आ गया। तो दिस इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब इसमें हमने क्या किया, रिवर्स हुआ है कि वी के बाद टी कैसे आता है। जो अब तो आप देखोगे ना, वी से पीछे जाओगे तो एक वर्ड आप माइनस हटा दो, है ना, एक अल्फ़ाबेट हटा दो तो वो टी आ जाता है। तो 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, ठीक है, 7 पे बी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग, ये हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, किससे बेस्ड है, ब्लड रिलेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ में पर्सन है, उसकी तरफ पॉइंट करके राखी ने बोला, राखी ने क्या कहा कि ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर। तो ये है राखी, इसमें ट्री डायग्राम बनाएंगे, उसकी सिस्टर हो गई, ये फीमेल सिस्टर हो गई, उनके फादर, तो ये हो गया फादर, और ये जो फादर होंगे तो राखी के भी फादर होंगे। ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, माई सिस्टर ब्रदर, तो ये ब्रदर हो गया, ठीक है। हाउ इज दैट पर्सन, तो ये क्या होगा, मतलब क्या बोल रहे, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। तो मेरी सिस्टर के जो ब्रदर हैं उनके ये जो फादर है, और ये क्या है, एक ही वो सन है ये बेसिकली। तो ये तीनों में कैसा रिलेशन हो जाएगा, इन तीनों में कैसा रिलेशन होगा, ब्रदर सिस्टर का। तो कोई देखो ब्रदर सिस्टर का है, अंकल नहीं होगा, फादर नहीं, मैटरनल का नहीं, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय, ये हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, टाइम एंड वर्क। Assistant can be filled by a pipe A in 10 hours and it can be emptied by pipe B in 15 hours. If both pipes are open together for 6 hours, what part of the cistern will be filled? ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक पाइप क्या कर रही है, फिल कर रही है, और एक पाइप क्या कर रही है, खाली कर रही है। तो आपको बताना है कि अगर दोनों ही पाइप ओपन हो, दोनों ही टैप ओपन हो बेसिकली, तो कितना बकेट फिल होगा 6 आवर्स के अंदर। पाइप ए द्वारा एक टंकी को 10 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा 15 घंटे में खाली किया जा सकता है। या दोनों पाइप 6 घंटे तक एक साथ खुले रहें तो टंकी का कितना भाग भर जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 आवर, तो 10 आवर्स, तो 1 आवर में उसका क्या काम होगा, 1 आवर में, या ऐसे आप कर लो, 1 आवर भी छोड़ दो, जो ए है ना पाइप ए, वो इस कितना काम कर लेगी, 1/10, ठीक है। असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 10 मिनट्स, पूरा का पूरा कितने में भर जाता है, 10 आवर्स के अंदर ही वो पूरा कंप्लीट भर जाता है, ठीक है। तो 1 आवर के अंदर वो कितना काम कर लेगा, 1/10। एंड इट कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप बी, तो जो बी है वो कितना काम करती है, 1/15 1 आवर के अंदर, ओके। बट ये लोग कितने आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, 6 आवर्स के लिए। सो ये खाली कर रहा है, 1/15 पार्ट खाली हो रहा है, 1/10 पार्ट फिल हो रहा है। सो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप इसको माइनस करेंगे और फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 6 से पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 6 आवर के लिए काम हो रहा है ना। देखो कितना पार्ट बचता है, तो 6 कर लोगे, 6 कॉमन ले लो बाहर, तो 10 × 15, 15 - 10, ठीक है। सो 5/10 × 15 × 6, सो 5 3 ज़ा 3 2 ज़ा 2 5, तो 1/5 पार्ट फुलफिल होगा। मतलब उन्होंने बोला है कि जो एक है पाइप ए और दो पाइप, एक दूसरी पाइप है बी, तो ए का 1 आवर का काम कितना हो जाएगा, 1/10, तो 6 आवर का काम कितना हो जाएगा, 6/10। बी का 1 आवर का जो खाली करने का वो भी एक काम ही है ना, तो कितना हो जाएगा, 1/15, तो 6 आवर का कितना हो जाएगा, 6/15, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जो 6 आवर के अंदर कितना पार्ट, तो दोनों को माइनस कर दो, यू विल गेट दैट आंसर, तो 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person walks at 16 km/h instead of 12 km/h, he would have walked 24 km more। मतलब इसमें बताया गया है कि वो 24 किलोमीटर ज़्यादा वॉक कर लेता है अगर वो अपनी स्पीड को 12 से 16 इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। लेकिन टाइम सेम है, इसमें क्या होगा, टाइम सेम है,
ठीक है, तो ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस उसका है चैप्टर का। सो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम सेम है दोनों के लिए बट स्पीड उन्होंने चेंज कर लिया। सो पहले में क्या हो रहा है, डिस्टेंस सपोज करते हैं, लेट दैट डिस्टेंस बी एक्स, तो एक्स कवर करता है, लेकिन अब 24 मोर कवर करेगा। सो एक्स डिस्टेंस कवर करता है जब वो 16 किलोमीटर पर आवर की अकॉर्डिंगली वॉक कर रहा है, ठीक है। सो एक्स नहीं, 16 में तो उसने 24 किलोमीटर ज़्यादा कवर किए, तो एक्स बाई 12 ये इसमें जितना टाइम लगा, तो एक्स प्लस 24/16 इसमें जितना टाइम लगा, दोनों का टाइम इक्वल होगा। अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 12 है, तो 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करो, 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 24 इंटू 3, तो 4x माइनस 3x x, तो 4 3 ज़ा 12 और 3 6 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 पहले हिंदी पढ़ते हैं। पहले 15 पूर्ण वर्गों का योग क्या होगा, इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर स्टार्टिंग के कुछ भी नंबर्स हैं और स्क्वायर में है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और स्क्वायर में है, मतलब लगातार नंबर है, तो उनके स्क्वायर का सम क्या होता है, 1/6 n इंटू एन प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1, ओके। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/6 n और क्या होगा हमारा n प्लस 1 और 2n प्लस 1, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 15। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 1/6 इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1, करेक्ट। सो 1/6 इंटू 15 प्लस 1 16 इंटू 15 2 ज़ा 30 31, ठीक है। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 40 इंटू 31, जब इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 1240। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अ बॉय इज फेसिंग ईस्ट, एक बॉय है, वो पहले देख लो यहाँ पर डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो एक कोई बॉय है, वो क्या कर रहा है कि फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो अ बॉय इज फेसिंग ईस्ट एंड ही टर्न्स 135 डिग्री, जब यहाँ से वो 135 डिग्री टर्न करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 135 डिग्री, ओके। 135 डिग्री होता क्या है, 90 प्लस 45 डिग्री ही 135 होगा ना। तो जब वो ईस्ट पे कोई पर्टिकुलर पर्सन इधर फेस करके, तो 135 ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा। नाउ अब वो क्या कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज, तो ये हाँ ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। अब वो क्या करे, 450 डिग्री फॉलोड बाय 450 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे है, तो मतलब 450 डिग्री क्या होता है, कितना होता है, 360 डिग्री से पहले उसको घुमा दो प्लस 90 डिग्री, यही तो हुआ हमारा 450 डिग्री, करेक्ट। तो 3 से अभी ये वो यहाँ पर है पर्टिकुलर, तो उसको जब आप 360 से घुमा दे फिर यहाँ पे आएगा, और इसका 90 मतलब कुछ यहाँ पे होगा, क्लियर हो गया। अभी मतलब नॉर्थ वेस्ट में होगा। अब वो क्या करे, ही देन टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये होगा। अब यहाँ से 180 डिग्री, तो यहाँ से 180 डिग्री क्या होगा, ये। सो साउथ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं किस पे बेस्ड है और क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द ईयर 2007। तो 2007 का हमारा जैसा कैलेंडर है, उसके बाद सेम कैलेंडर कब होगा, मतलब निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2007 के कैलेंडर के समान है। तो बेसिकली समान कब होता है, आप ना देखो 2007 के बाद आप ऑड डेज काउंट करो और देखो कि 7 के मल्टीपल पे आना चाहिए, 7 14 21 ऑड डेज आने चाहिए, तो उस ईयर पे उसका क्या होता है, सेम कैलेंडर होता है। तो जब 2008 से आप देखना स्टार्ट करेंगे ऑड डेज, तो इसमें देखो कितने ऑड डेज हैं, इसमें 2, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और ऑड ईयर में 1 ऑड डे होता है। और ऑड मतलब जिसमें लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए। 2008
जो होगा हमारा कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, दैट इज़ अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है, ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो जब आप यहाँ से लेकर के 2018 तक देखेंगे, सो ये टोटल आ जाएंगे हमारे 14 ऑड डेज, काउंट करेंगे 14 ऑड डेज। सो हमारा 2018 वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा, जैसा 2007 का कैलेंडर है वैसे ही हमारा 2018 का कैलेंडर होगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 46, चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। 70 लड़कों की एक पंक्ति में जब कमल को उसके बाईं ओर 6 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो देखो एक 70 लोग थे, एक पंक्ति 70 लोग हैं, ठीक है, एक कमल है, तो कमल को हमने क्या किया, 6 स्थान बाईं ओर शिफ्ट किया। बाईं मतलब ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो बाईं मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 ना शिफ्ट किया मतलब 7 पे रखा, ये कमल बैठ गया, 6 बाईं की तरफ ने खिसकाया उनको। तो पंक्ति के बाएं छोर से तब इनका बाएं नंबर से 15वां स्थान है, मतलब ये 15 नंबर का स्थान है, ठीक। तो ये 15 हो गया, और ये तो इनका ओरिजिनल ये था, तो कितने ओरिजिनल पहले कितने बैठे थे, 15 + 7 मतलब 21, ये ओरिजिनल में 21 पोजीशन पे थे। ये समझ में आया कि कमल अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ से उनको 6 नंबर बाईं की तरफ शिफ्ट किया गया। जब 6 के नंबर बाईं की तरफ शिफ्ट किया गया तो उनकी पोजीशन अभी लेफ्ट से 15वीं है, तो उनकी ओरिजिनल कितनी थी, 15 + 7 तो 21वीं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पंक्ति के दाएं छोर से सोनू का स्थान क्या था, यदि सोनू कमल के मूल स्थान से 7 स्थान दाईं ओर खिसकाओ। अच्छा, तो कमल का ये मूल स्थान है और यहाँ से दाईं ओर खिसकाओ, तो 7 स्थान खिसकाओ, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, टोटल कितने थे, 70, ठीक। टोटल हमारे इसमें कितने थे, 70, और 70 से इनको आपने कितना खिसकाया है कि 21 से 7 उधर खिसकाया, तो -21 + 7 + 1, सो 70 - 28 + 1, सो 70 - 28 हाउ मच, कितना आ जाएगा हमारा 42, और 42 + 1 43 नंबर पे सोनू जी होंगे। समझ में आ गया, 43rd नंबर पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 देखते हैं इसमें किसकी बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, यस, एक घड़ी जो समान रूप से आगे घूमती है और मंगलवार को दोपहर 2 बजने में 2 मिनट कम है, और अगले मंगलवार को शाम 4 बजे 4 मिनट इतने सेकंड तेज हो रही है, यह कब सही था। मतलब आपको बताना है कि कोई घड़ी है जो 2 मिनट अभी लेट है, ठीक है, मंगलवार को, और अगले मंगलवार को मतलब आफ्टर 7 डेज के बाद वो 4 मिनट 48 सेकंड फास्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि घड़ी सही कब थी, ठीक। तो देखो सबसे पहले अच्छे से इसको, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से समझना कि अभी क्या है, 2 बजे 2 PM ट्यूसडे, ठीक है। नेक्स्ट 2 PM ट्यूसडे तक कितने आवर्स हो जाएंगे, मतलब कितने डेज हो गए, 7 डेज तक, 7 डेज कंप्लीट हो गए कंप्लीट। सो 7 × 24 कितना आ गया, 7 × 28, 7 × 14, 15 16 17 18 है ना, 17 18 16, ठीक है। ये हम क्लियर समझो, 168 आवर्स हो गए। लेकिन वो 2 बजे तक अगले ट्यूसडे को, मतलब अगले मंगलवार को, वो 2 बजे तक की नहीं बात कर रहा, वो 4 बजे तक की बात कर रहा है। तो 2 और आवर्स ऐड कर लो, सो 168 + 2, तो 170 आवर की स्टोरी हो रही है, ठीक। ये समझ में आया। तो यहाँ पर देखो आप 170 आवर्स हो गए। अब वो कितने मिनट, मतलब कितने मिनट का वॉच जो हमारी क्लॉक है वो कितने मिनट लेट है, 2 मिनट तो पहले ही लेट थी, प्लस 4 मिनट 48 सेकेंड उसको मैनेज करना पड़ेगा। वो इतने 170 आवर्स में जा करके उसने इतने टाइम को बैलेंस किया है, उसने इतने टाइम को क्या किया है, मैनेज किया है, ठीक। तो देखो इसमें क्या होगा,
2 मिनट, अब उसको कितना मैनेज करना है, प्लस 4 मिनट 48, 4 मिनट और 48 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर दो। 2 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 3 ज़ा 2, 1 2 2 15, 3 4 3 5। सो 2 + 20 और 24/5, 34/5 मिनट को कितने टाइम में वो मैनेज करेगा। ठीक है, सो देखो 2 मिनट वो कितने आवर में गेन करेगा, ये 2 मिनट जो लेट चला था वो कितने आवर में गेन करेगा, 170 आवर में। सो 1 मिनट को 170/2, इसलिए 34 बाई कितने मिनट को उसको करना है, 34/5, तो 170/2, ठीक है, इंटू 34/5। ठीक, तो 5 3 ज़ा 15 और 16 से 5 4 ज़ा 2 1 2 7, तो 17 इंटू 34, इतने आवर्स में वो उसको मैनेज करेगा। वो इतने आवर्स में उसको क्या करेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आवर्स में उसको करेगा। ठीक, 50 आवर्स को आप जब देखेंगे तो हमें किस तरह से निकल के आएगा, जब आप 50 आवर्स को डिवाइड करो तो आपको कितने आवर्स में वो मैनेज करेगा जा करके, तो 4 PM ऑन थर्सडे। जब आप 50 आवर्स देखोगे सो कितना हो जाएगा, 4 PM ऑन थर्सडे, 50 आवर्स यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि किसके बारे में बात करेगी 48 में। Let n be the greatest number that will divide 1500, 6500, 9000 leaving the same remainder in each case। मतलब कोई एक नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हो, बट एवरी केस में जो रिमाइंडर है वो सेम आ रहा है। ओके, एंड देन सम ऑफ द डिजिट्स इन n इज, तो n में सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा। मान लीजिए, हिंदी में पढ़ते हैं, मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 1500, 6500, 9000 को विभाजित करेगी तथा प्रत्येक मामले में समान रूप से शेष बचेगा। तो n में अंकों का संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं ऐसे केस में जिसमें सेम रिमाइंडर बचता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को पहले माइनस करते हैं और उनका SCF निकालते हैं। सो देखो 6500 माइनस 1500, फिर क्या होगा 9000 माइनस 6500। ठीक है, ओके, हाँ, तो SCF इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखो 9000 माइनस 6500 और 9000 से आप जब इसको माइनस करोगे सो 3 नंबर है यहाँ पर, तो 6500 से 1500, 9000 से 6500 और एक आएगा आपका जब आप 1500 से 9000 को माइनस करेंगे। बेसिकली ये मॉड होता है, मॉड में कोई भी चीज़ ना पॉजिटिव ही निकलती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 00 और 550 और 6 में से 1 गया 4। ठीक है, 4000 आया नंबर। दूसरा हमारा नंबर क्या होगा 00 और 55 और 7 में से 6 2500 और 9000 से जब 1500 जाएगा तो 7500, ये 3 नंबर आ गए। ठीक है, सो 1005 और 5, तो यहाँ पे 5000 आएगा। ठीक है, 5000 पहला आया जब आपने डिफरेंस किया, दूसरा 2500 आया, तीसरा हमारा कितना आया 7500। इसका जब आप SCF निकालोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है 2500 विल बी दैट नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 2500 इसका SCF हो गया, तो वो n की वैल्यू हो गई, तो 2500 जो होगा हमारा कैपिटल N हो गया। तो इसमें डिजिट का सम क्या हो गया 7, मतलब कैसे 2 + 5 और 00 का तो कुछ हो नहीं है 7। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड अ फिजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हमारा ना कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, कम्युनिकेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 49। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार के लिए एक भौतिक बाधा माना जा सकता है। तो जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बाधा है वो आप देखिए।
फिजिकल बैरियर क्या है, भौतिक बाधा किसको माना गया? तो डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड नॉइज, डिफरेंस इन द कल्चरल बैकग्राउंड, नो ये नहीं हो सकता क्योंकि कल्चरल बैकग्राउंड जो हमारा होता है फिजिकल बैरियर में नहीं कवर होता है। इमोशनल बाइस, नो ये भी फिजिकल बैरियर में नहीं कवर होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, नो। सो डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड नॉइज, ध्यान भटकाने वाला पृष्ठभूमि या शोर, क्योंकि ये भौतिक बाधा में हमारा ये कंसिडर्ड होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, find the area of the largest square that can be inscribed in a circle of radius r। ठीक, मतलब इन्होंने बोला है कि त्रिज्या r वाले वृत्त में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, तो एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसमें लार्जेस्ट स्क्वायर वही होता है जो जिसका डायगनल वो उसकी सर्कल के जो स्क्वायर का डायगनल है ना वो उस पूरे सर्कल के डायगनल के इक्वल हो। ठीक है, वही लार्जेस्ट स्क्वायर इंस्क्राइब्ड हो सकता है अंडर सर्कल में। ठीक, सो मान लेते हैं ये साइड स्क्वायर की कितनी ए है और ये भी ए है। ठीक है, और ये मान लेते हैं सर्कल का रेडियस आर है, ये आर है, तो ये डायगनल क्या हो जाएगा हमारा 2r, ये हो जाएगा r प्लस आर, 2r हो गया डायगनल। तो किसी भी ट्रायंगल में हमें मालूम है ना पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ठीक है, सो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ठीक है, सो 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर ही एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। सो 2r स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ next, question number 51. Question number 51. So 51 क्वेश्चन को देखते हैं, ये किस पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 किसके बारे में बात करी गई है? Which of the following is an example of a semantic barrier to for effective communication? के लिए semantic barrier हमारा क्या है? ठीक है, सो देखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार में अर्थ संबंधी बाधा है? पहले कैसी बाधा थी? भौतिक, अब कैसी अर्थ संबंधित बाधा का उदाहरण है? एक ही शब्द या वाक्यांश की अलग अलग व्याख्या करना, तो यही होगा ऑब्वियसली। आप किसी भी एक शब्द को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हो, यही हमारे सेमेटिक बैरियर इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन उसमें। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम वर्ड ऑफ फ्रेज। ओके, फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग component is responsible for carrying signal from the sender to receiver? sender to receiver के लिए जो हमारा responsible components होता है वो एक तरीके से चैनल ही होता है। इसको हम हिंदी में पढ़िए, संचार प्रणाली में प्रेषक से रिसीवर तक सिग्नल ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक जिम्मेदार है? तो वो चैनल है। ये हमारे शायद पिछले पेपर में भी था। अगेन कम्युनिकेशन में बेस्ड क्वेश्चन है। इन ओरल कम्युनिकेशन विच टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ फॉर इंश्योरिंग दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय पीपल विद डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड? सो आपको बताना है कि बेसिकली कि अगर आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन सी ऐसी इफेक्टिव मेथड है जिससे आप इंश्योर करते हैं कि लोग जो हैं पब्लिक में या कंपनी में, तो वो उन्होंने आपकी बात को इफेक्टिव तरीके से या अलग अलग डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड होने के बाद भी बहुत अच्छे से इसको समझाए। हिंदी में मौखिक संचार में यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है कि संदेश विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा समझा जाए? तो इसमें क्या होगा? मुख्य बिंदुओं पर जोर देने के लिए जोर से बोलना, कठबोली और बोलचाल की भाषा का उपयोग करना, असुविधा को कम करने के लिए आंख से संपर्क ना करना,
नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सार्वभौमिक शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना, दिस विल बी द करेक्ट वन। यूजिंग यूनिवर्सल टर्म, ऑब्वियसली, क्योंकि होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के वहाँ पर लोग प्रेजेंट है, तो जब डिफरेंट कल्चर बैक तो आपको ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए जो यूनिवर्सल टर्म्स हो, जिनको समझने में, या फ्रेज हो जिनको समझने में लोगों को टाइम ना लगे। क्वेश्चन नंबर 54, in oral communication, what is the most effective technique for ensuring that the message is understood by people with different culture, with different level of familiarity with the topic? देखिए, इसमें हिंदी में मौखिक संचार में यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी तकनीक क्या होगी कि संदेश को विषय के परिचित विभिन्न स्तरों के लोगों द्वारा समझा गया है। ठीक है, सो 54 देखते हैं। Using metaphors and analogies related to everyday life, speaking in a highly formal tone, and avoiding questions or feedback during the conversation. इसमें क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित रूपकों और उपमाओं का उपयोग करना। That will be the correct one for this question. क्वेश्चन नंबर 55 भी अगेन हमारा कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ना लगभग 15 से 16-17 क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिकेशन पे बेस्ड। तो आपको बेसिक इसका आप लास्ट 10 ईयर्स के भी आप पेपर उठा के देखेंगे तो उससे भी कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट ऑफ पैरालैंग्वेज इज मोस्ट इफेक्टिव इन कन्वेइंग द स्पीकर्स इमोशंस और फीलिंग्स। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो हमारा पैरामीटर है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेसिव है और अच्छी तरीके से अपनी लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो वक्ता की भावनाओं या भावनाओं को व्यक्त करने में पैरा लैंग्वेज का कौन सा पहलू सबसे प्रभावशाली होगा? तो भाषण, दर्द, ये तो नहीं होगा। आवाज़ की मात्रा, चेहरे के भाव और शब्दों का चयन। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइस, या आप लोग बताएं इसमें क्या होगा हमारा 55 में? आवाज़ की मात्रा, भाषण दर तो नहीं होगा, स्पीच रेट तो बिल्कुल भी नहीं, एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस दिस कैन बी, ये होगा एक्चुअली आवाज़ की मात्रा। कम ज़्यादा से आप क्या होता है, एक्सप्रेसिव कोई चीज़ पे आपको ज़्यादा जोर देना है, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, या आप बहुत एंग्री हैं या एक्साइटेड हैं या तो आपका या काम है, तो ये जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे कैसे होते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइस पे डिपेंड करता है। कभी कभी हम बहुत स्लो बोल रहे होते हैं तो आपसे सामने वाला खुद ही आपसे क्वेश्चन करता है कि दैट आर यू अपसेट और समथिंग। सो एक तरीके से ये हमारा मतलब एक तरीके से हमारे इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइस। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स विल हेल्प इम्प्रूव क्लैरिटी इन अ फॉर्मल लेटर। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक औपचारिक पत्र में स्पष्टता को बेहतर करने में मदद करेगी? अधिक पेशेवर लगने के लिए अत्यधिक औपचारिक भाषा का प्रयोग करना, वाक्यों को छोटा रखना, और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक पैराग्राफ एक ही विचार व्यक्त करते हैं। तो कीपिंग सेंटेंस शॉर्ट एंड आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो आप सेंटेंस को शॉर्ट रख रहे हैं लेकिन उसका जो मैसेज एवरी टाइम सेम है, ठीक है, एंड कन्वेज द सिंगल डेटा। ओके, तो बी विल बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये हमारे सिलोलिज्म टॉपिक से लिया गया है। सो रेफर्स टू द सेंटेंस, क्या है स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट्स क्या है? ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो आपको बनाना आना चाहिए। ऑल डॉग्स आर मैमल्स एंड सम मैमल्स आर पेट्स, तो सम मैमल्स आर पेट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि डॉग का कोई लेना देना नहीं हो और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सम मैमल्स आर पेट। सो सम डॉग्स आर पेट्स, सम डॉग्स आर पेट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर आप उसका ना वाला वर्जन बना सकते हैं तो आप उसको कट कर दो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ना वाला, तो ना वाला तो हमने बनाया ना कि यहाँ से देख के क्या लग रहा है कि सम डॉग्स पेट नहीं है, बट यहाँ से देख के लग रहा है, ठीक है। तो अगर उसका निगेटिव वाला सेंस आप बना सकते हो तो फिर उसको नो होता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑल पेट्स आर मैमल्स, ऑल पेट्स आर मैमल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो डी ऑप्शन, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ जून 1 2000 वॉज अ थर्सडे, मतलब 1 जून को क्या है, 2000 को क्या था, थर्सडे,
कौन सा दिन था? थर्सडे। अब व्हाट डे ऑफ द वीक वाज जून 1 2005, तो जून 1 2005 में कौन सा डे होगा? तो 2000 से आप कहाँ तक आ गए? 2005, ठीक है। तो 2001 और डेज देख लो, उसमें कितना है? 2003, 2004 एंड 2005, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड डेज 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल कितने हो गए? 3, 6 ऑड डेज हो गए, 6 ऑड डेज, ठीक है। 6 ऑड डेज हो गए। तो इस दिन थर्सडे था, तो नेक्स्ट 6 डेज मोर, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे विल बी देयर। सो वेडनेसडे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, अ नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट। हिंदी में देखें, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला नंबर क्या आना चाहिए, क्या होगा, आपको ये बताना है। तो हम ये अच्छे से देखते हैं कि 2 के बाद 6 कैसे आया है, एंड 6 के बाद 12 कैसे आया, ये फिर 20 कैसे आया, फिर 30 कैसे आया, ठीक है। सो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 × 1 + 1, ठीक है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 + 2, और उसके बाद क्या है? 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 + 3, ठीक। तो उसके बाद 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 + 4। ऐसे ही 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × दिस, और 42 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × दिस। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 7 × 7 + 7, 49 + 7 मीन्स 56। ओके, ये सीक्वेंस आपको पता चल गया। सो 56 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ये भी एक नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, आपको बताना है कि इसमें ऑड क्या होगा। तो आपको ये देखना है कौन सा सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो सी क्या लिखा है? C4E, फाइंड ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। सो देखो, CABCD पहले आप मेंशन कर लो, ABCDEF, इजी हो जाएगा। सो सी किस पोजीशन पे? थर्ड, और ये किस पोजीशन पे? 5। तो डी हमारा 4th नंबर का है, तो सी थर्ड पे और पोजीशन 5 है ई की, और डी पे क्या? डी हमारा 4, तो 4 यहाँ पे मेंशन है। एल हमारा कौन सी पोजीशन पे? देखें, एल हमारा कौन सा पोजीशन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 पे है, और ये हमारा कितना है? 14 पे है, तो ये 13 करेक्ट है, ये दोनों ठीक है। O15 क्यू, तो ये देखें, ठीक है। सो ओ हमारा कितने पे? पहले ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओ हमारा है 15 पे, और 15 ही आगे मेंशन है, ठीक है। ओ हमारा कितना है? 15 पे, और 15 ही आगे मेंशन है, ओके। तो फिर ये वाला हमारा ना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 16 होना चाहिए। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट। मतलब फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड अल्फ़ाबेट की पोजीशन के बीच में एक नंबर है जो उन दोनों को फुलफिल करेगा। ऐसे सीक्वेंसली आना चाहिए, 14 15 16 ऐसे करके। तो 15 ही है, 15 ही मेंशन है, इसलिए ये गलत है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है कि अ वुमेन इज लुकिंग एट अ फोटो। एक विमेन है और वो फोटो की तरफ देख रही है, ठीक है। ऑफ समवन्स एंड सेज आई हैव नो ब्रदर, कि उसका कोई ब्रदर नहीं है, बट दैट पर्सन्स मदर, मतलब इस पर्सन की जो ये मदर है, ठीक है, इज माई मदर्स डॉटर। ये जो मेरी मम्मी है, मतलब ये कहीं ऐसे है, और मेरी मम्मी की डॉटर है। तो मतलब ये है, ये विमेन, उनकी मम्मी है और उनकी डॉटर, ये तो ये फोटो वाला, ये फोटो पर्सन, ठीक है, डॉटर। हु इज द पर्सन, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एक तरीके से विमेन डॉटर, ठीक।
सो विल बी द फर्स्ट वन। मतलब वो कहीं ना कहीं किस तरह से आप ट्री डायग्राम बना के इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो वुमेन्स डॉटर विल बी द आंसर। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज, तो एज वी नो दैट फर्स्ट नंबर एक फॉर्मूला होता है ना, इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM ऑफ those two numbers and HCF of those two numbers, ठीक। अब देखते हैं, the HCF of two numbers is 45, तो HCF is given 45 and their LCM is 2025 and one number is 225. What is that? So let the second number be X. So X 45 into 2025 divide by 225, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक 405 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प ज्ञात करिए। तो लेखक का संबंध पुस्तक से है, क्योंकि लेखक पुस्तक वाला काम करता है, लिखने का काम करता है। तो कलाकार क्या होगा? गैलरी नहीं, प्रदर्शनी नो, फ्रेम नो, पेंटिंग्स। तो साफ साफ क्वेश्चन है, आर्टिस्ट विल बी रिलेटेड विद द पेंटिंग। अब देखते हैं, टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। सो मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ठीक है। क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड, एक 24 सेकेंड में इसने एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस किया और इसने 18 सेकेंड में क्रॉस किया, ठीक है। सो यहाँ पे स्पीड गिवन है, टाइम गिवन, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 24 और टाइम कितना है? 24 टाइम है और स्पीड कितनी है? x। ऐसे दूसरी ट्रेन के लिए, सेकेंड ट्रेन के लिए, सेकेंड ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी या कितनी डिस्टेंस कवर, तो क्या हो जाएगा, कितना सेकेंड में उसने क्रॉस किया उस मैन को? 18 में एंड 4 किलोमीटर पर स्पीड से, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है? रिस्पेक्टिवली एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकेंड, ठीक है। एक दूसरे को कितने टाइम में कवर करते हैं? 20 सेकेंड में। सो यहाँ पर देखें, ये हो गया 20 सेकेंड में कवर करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी इन ट्रेन की है कितनी है? 24x प्लस हाउ मच? 18y एंड डिवाइड बाय हमारा कितना, दोनों की स्पीड x प्लस y इज इक्वल टू 20। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2। दोनों की स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2 मीन्स डी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 में किसकी बात करी गई? दिस क्वेश्चन हमारा थोड़ा परसेंटेज पे बेस्ड है और मेंसुरेशन भी यूज किया गया है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सो देखो, एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया गया। तो घन का हमें पता है कि घन का हमारा जो एरिया होता है तो वो क्या होगा, हमारा क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया, लेट दैट उसकी एक साइड की लेंथ कितनी? x। तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेसिकली 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेकिन अब साइड हमने क्या कर दिया, न्यू साइड हमने क्या कर दी, डबल कर दिया, न्यू साइड डबल कर दिया। तो जो न्यू एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, न्यू एरिया हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू न्यू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज बताना है, परसेंटेज चेंज बताना है। परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो चेंज तो ये है हमारा, तो इसको सॉल्व कर लो, 6 इंटू 4 तो 24x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर डिवाइड बाय 6x स्क्वायर इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 से 6 का 18x स्क्वायर डिवाइड बाय 6x स्क्वायर इंटू 100। तो ये कैंसिल और 3 2 ज़ा 3 6 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 300% से चेंज हो जाएगा, 300%। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमारे मीन मोड मीडियन पे भी डायरेक्टली आते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। हाँ, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डेटा सेट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ट्रू अबाउट द डेटा।
मतलब मीन एंड जो मीडियन है वो डिफरेंट है, किसी भी डेटा सेट के मीन एंड मीडियन जो है डिफरेंट है, इसको हिंदी में पढ़िए। या डेटा सेट का माध्य और माध्यिका महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो तो डेटा के बारे में सबसे अधिक संभावना क्या हो सकती है, मतलब उसका मीन डिफरेंट आया है और उसका जो मीडियन है वो डिफरेंट आया। अगर दोनों अलग अलग हैं किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए तो उससे आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। डेटा का सामान्य वितरण है तो समान तो नहीं है, डेटा में आउटलेयर शामिल है या तिरछा है, थोड़ा सा तिरछा होगा, एंड डेटा पूरी तरह से नहीं, एंड डेटा में कोई परिवर्तनशील नहीं, ये भी नहीं है। तो डेटा कंटेन्स आउटलायर्स और स्क्यूड होता है थोड़ा सा। दिस विल बी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 67। सो 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, इन अ डेटा सेट इफ द मीन इज लेस देन, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मीन है वो इक्वल नहीं है, मीन इज लेस देन कंपेयर टू मीडियन, मीन की वैल्यू क्या है, लेस देन है, ठीक है। सो मीन छोटा है मीडियन से, मीन यहाँ पर इक्वल नहीं है मीडियन, अगर इक्वल है तो थोड़ा सा तिरछा होगा। अगर मीन की वैल्यू मीडियन से छोटी है तो लेफ्ट साइड स्क्विड होगा। हम देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा, वितरण बाई ओर तिरछा है, तो बी विल बी द करेक्ट वन। Now next, in a data set with a symmetric distribution, which of the following is most likely true? अब आपको बताना है कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या ज़्यादा से ज़्यादा सही है। तो माध्य हमेशा माध्यिका से कम होता है, माध्य हमेशा माध्यिका से बड़ा होता है, माध्य माध्यिका के बराबर होता है, या वितरण दाईं ओर तिरछा होगा। मतलब सममित वितरण वाले डेटा सेट में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जैक्ट सही है। तो माध्य हमेशा माध्य में माध्यिका से कम होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, माध्य हमेशा माध्यिका से बड़ा होता है ऐसा ज़रूरी, माध्य माध्यिका के बराबर होता है, ठीक है। तो द मीन इज इक्वल टू द मीडियन। क्वेश्चन नंबर 69। Which of the following is a potential drawback of using the mean as a measure of central tendency in database with outliers? मतलब क्वेश्चन नंबर 69 में आउटलायर वाले डेटा सेट में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्य का प्रयोग करने का संभावित दोष निम्नलिखित में से कौन सा है। यह डेटा के प्रसार की अनदेखी करता है तो अनदेखी नहीं करता वो, यह चरम मूल्यों के प्रति संवेदनशील है, यह हमेशा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा माप है, नहीं, यह निरंतर डेटा के लिए उपयोगी नहीं है, नहीं ये उपयोगी है, या एक्चुअली बहुत सारे कुछ सेंसिटिव और एक्सट्रीम वैल्यूज होती है उनके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब यह चरम मूल्यों के लिए प्रति संवेदनशील है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ 12 मेन, तो मेन कितने हैं 12, कंप्लीटेड अ टास्क इन 18 डेज, तो डेज कितने उसको ले रहा है कंप्लीट करने में 18, एंड इफ द टास्क नीड्स टू बी फिनिश्ड इन 12 डेज, अगर टास्क को जल्दी फिनिश करना है सो वो फिनिश, हाउ मेनी मोर मेन शुड बी एडेड। तो पहले देखते हैं 12 दिनों में अगर 12 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर रहे हैं, तो अगर हमें 18 दिन से कम में काम फिनिश करवाना है, 12 दिन में कराना है, तो हम पहले देखेंगे टोटल आदमी कितने लगे, फिर हम उसको पहले के कंपेयर में माइनस करके बता देंगे कितने और चाहिए। तो जो मेन और डेज है उनके बीच में हमेशा इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर आपको कम दिनों में काम खत्म करवाना है तो ज़्यादा लोग लगेंगे, अगर ज़्यादा दिनों में काम खत्म करवाना है तो कम लगेंगे, ओके। तो इन्वर्सली रिलेशन के लिए हम ऐसे एरो बनाएंगे और उसको सॉल्व कर लो, टेल टू हेड। सो x इज टू 12, 18 इज टू ये, तो ये ऐसे और ये ऐसे है ना। सो x इंटू 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 18, तो x कितना आ गया हमारा 18, मतलब 18 मेन लगेंगे किसी काम को, उसी काम को पूरा करने में, अगर उसको 12 दिन में ख़त्म कराना है। तो पहले कितने आदमी थे 12, तो अब उसको अब 18 है, तो अब उसको कितने और चाहिए, तो 18 माइनस 12 कितने और चाहिए, 6 और चाहिए, तो 6।
चूज द नंबर पेयर ग्रुप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको एक देखना है कि 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से 3 एक जैसे सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो और एक डिफरेंट होगा, तो वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो वो आपको एक बार इधर देखना होगा कि किस तरह से हम करेंगे। तो पहले आप ये देखो 2 से 6 कैसे आया है। तो 2 से 6 कैसे आया है, 2 इंटू 2 प्लस 2 6। ठीक है, ट्राई करते हैं। 3 इंटू 3 प्लस 3 12 आ गया, तो ये दोनों पे फॉलो हो गया। 4 इंटू 4 प्लस 4 20 आना चाहिए, बट यहाँ पर 24 है। और 5 इंटू 5 प्लस 5, तो यहाँ पर 30 आ गया। सो यही ऑड है। ठीक है, सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अच्छा, तो ये बताना है यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा। तो हम कोई पैटर्न को देखेंगे। तो जब आप 27 से 756 कैसे आया पहले वो देखेंगे। तो इसके स्क्वायर में जब आप इसको ऐड कर दो ना, तो आप देखोगे कि 756 आ रहा है। तो यही आप इसके साथ भी लगा दीजिए, 34 स्क्वायर प्लस 34 इसको कर दीजिए। तो जब 34 स्क्वायर निकालोगे तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो। One 1190 will be the correct answer. क्वेश्चन नंबर 73 पे हम देखते हैं कि वैज्ञानिक, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये अगेन कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। वैज्ञानिक जांच में समस्या समाधान के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, आपको इसमें एक सीक्वेंस बताना है। घटना का सबसे पहले आप अवलोकन करते हैं, फिर परिकल्पना करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, फिर परिणामों का विश्लेषण, फिर निष्कर्ष करते। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में ही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। Two numbers are respectively 25%, 40% more than a third number. The ratio of the two numbers is, तो let that third number be, थर्ड नंबर हम मान लेते हैं कितना x है। सो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो 25% इससे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 125x/100। ठीक है, सेकेंड हमारा नंबर कितना है 40% ज़्यादा है, तो 140x/100। अब इन दोनों का रेशियो तो क्या हो जाएगा 125 इज टू बेसिकली 140x और x 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 25 इज टू 28। क्वेश्चन नंबर 75 अगेन ये हमारा किस पे बेस्ड है, डायरेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बी इज इन द ईस्ट ऑफ क्यू। तो क्यू पहले तो ईस्ट और वेस्ट बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो बी इज इन द ईस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू है कहीं पर, तो बी क्या है उसके ईस्ट में है। तो ठीक है, तो ये हमारा बी हो गया। ठीक, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ आर, तो ये जो है हमारा नॉर्थ ऑफ आर के है, तो ये आर हो गया हमारा। एंड ई इज इन द साउथ ऑफ आर, ई इज द साउथ ऑफ आर, तो ये ई हो गया। एंड देन इन विच डायरेक्शन ऑफ बी इज ई, तो हमारा जो किस डायरेक्शन में हमारा जो बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमारा एक तरीके से किस डायरेक्शन में है। ओके, सो ये हो गया ना, ये आप डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस में मिसिंग नंबर क्या है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो इसमें आपको बताना है 1 2 6 24 120 किस तरह से आया। तो हम देखेंगे कि इसमें हम कौन से सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल n आपको पता है क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, n इंटू n-1 n-2 लाइक दैट। ठीक है, सो फैक्टोरियल 2 विल बी, फैक्टोरियल 2 विल बी 2, फैक्टोरियल 3 विल बी 3 इंटू 2 इंटू 1 6। ठीक है, ऐसे करके। तो ये 1 है फैक्टोरियल, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 6 को सॉल्व कर लीजिए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 ज़ा 30, 126 0 7। सो 720 विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? जॉन एमिली का भाई है, एमिली ओलिवर की माँ है, ओलिवर पेट्रिसिया का बेटा है, जॉन पेट्रिसिया से किस प्रकार से संबंधित? अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. जॉन इज द ब्रदर ऑफ इमली. तो जो जॉन है वो क्या है? ब्रदर ऑफ इमली. ठीक. एंड इमली इज द मदर ऑफ ओलियर. ये मदर है ओके. एंड ओलियर इज द सन ऑफ पैट्रिसिया. तो ये मदर है, तो ये जो पैट्रिसिया ये फादर होंगे और ये जो है उसका सन है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन, हाउ इज जॉन रिलेटेड टू पैट्रिसिया? जॉन का इसके साथ क्या रिलेशन है? तो जॉन ब्रदर है. किसका ब्रदर है? वाइफ का ब्रदर है, तो ब्रदर इन लॉ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 78. तो 78 में आपको बताना है. ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ यूजिंग द अवेलेबिलिटी हेरिस्टिक्स इन डिसीजन मेकिंग? निर्णय लेने में उपलब्धता अनुमान का उपयोग करने का प्राथमिक प्रभाव क्या होता है? घटनाओं की संभावना को उनके भावनात्मक प्रभाव के आधार पर अधिक आंकना, किसी घटना की संभावना का अंदाजा इस आधार पर लगाना कि उदाहरण कितनी आसानी से दिमाग में आते हैं. तो judging the probability of an event based on how easily examples come in the mind. तो this is the quick action. Basically 78 के बारे में बोलेंगे तो क्विक एक्शन मतलब लाइक आपको क्विक थिंकिंग. तो ये हमारे किस ऑप्शन से क्लियर है? बी ऑप्शन से. Yes, question number 79. Question number 79. Given below are the two statement. One is labeled and assertion and other are reason. आपको बताना है कि क्या उसका एक स्टेटमेंट है, क्या उसका रीज़न परफेक्ट है, सही है या नहीं है, या कोई एक सही है और दूसरा नहीं है, या उसका रीज़न अप्रोप्रिएट है या नहीं है. तो प्रभावी संचार के लिए सक्रिय सुनना एक आवश्यक कौशल है. रीज़न क्या दिया? सक्रिय सुनने में पूरा ध्यान देना शामिल है जो वक्ता के संदेश को समझने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है. तो ये सही है और इसका ये रीज़न भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. अभिकथन और कारण दोनों ही सत्य और कारण अभिकथन के लिए सही है. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who referred to management as the process of the planning, organization, leading and controlling an organization's resource to achieve specific goals? तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो जॉर्ज आर टेरी ने दी है. तो दिस इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 81. क्वेश्चन नंबर 81. ठीक है. नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में प्रस्तुत है. अभिकथन क्या है? लिखित संचार हमेशा मौखिक संचार से अधिक प्रभावशाली होता है. ऐसा हर बार सही नहीं होता. एंड लिखित संचार एक स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है जो बाद में संदेश को संदर्भित करने में मदद करता है. नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही. सो असर्शन इज, जो हमारा असर्शन अभिकथन है वो हमेशा के सही नहीं है. एंड क्योंकि लिखित संचार हमेशा ही मौखिक संचार से अधिक प्रभावशाली होता है. एंड जो हमारा रीज़न है वो है कि लिखित संचार एक स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है जो बाद में संदेश को इसको इंग्लिश में रीड करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव दैन वर्बल कम्युनिकेशन. रीज़न क्या दिया कि रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड विच हेल्प्स इन रेफरिंग बैक टू द मैसेज लेटर. सो लेट मी नो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखते हैं इसके ऑप्शंस रीड करते. बोथ नहीं, both are true but the reasons no.
एक सेकेंड. The assertion is true, but the reason is funny. Reason is completely true. The assertion is false, but the reason is true. Yes. Which of the following is most likely to lead a political apathy? Political apathy. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक उदासीनता को और ले जाने की सबसे अधिक संभावना व्यक्त करता है? ठीक है, तो आपको ये बताना है. इसके सारे ऑप्शंस रीड करते हैं. सूचना तक पहुंच में वृद्धि और विविध दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशीलता की कथित कमी, जमीनी स्तर के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ाव, मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और स्पष्ट नीति दिशा. तो आपको बता रहा है कि कौन सा आगे तक ले जाने के लिए संभावना को एक्सप्रेस करता है. सो अब इंक्रीज एक्सेस टू नो, a perceived lack of effectiveness in the political system. This will be the correct answer. ठीक है. राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशीलता की कथित कमी, तो यही हमारी राजनीतिक उदासीनता को एक्सप्रेस करता है. अगर उसको ठीक किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83. में क्या हिंदी में, पहले हिंदी में रीड करते हैं. किस शोध पद्धति में कारण और प्रभाव कनेक्शन स्थापित करने के लिए चर के बीच संबंधों की जांच करना शामिल है? ठीक है, तो खोजपूर्ण अनुसंधान नहीं, वर्णनात्मक नहीं, पूर्वानुमानक नहीं, प्रायोगिक इज द करेक्ट आंसर. इंग्लिश में रीड कर लेते हैं. विच रिसर्च मैथड इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग relationship between the variables to establish cause and effect commons. So it's experimental research is the perfect answer for this. Which method focuses on interpreting numerical data to summarize information and find the insights? Question number 84. कौन सी विधि जानकारी को सारांशित करने और अंतर्दृष्टि खोजने के लिए संख्यात्मक डेटा की व्याख्या करने पर केंद्रित होता है? तो क्वालिटेटिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. प्रेडिक्टिव में कोई भी हम ऐसे इंटरप्रेटेड न्यूमेरिकल्स या नंबर्स का यूज नहीं करते. एक्सप्लोरेटरी नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. निर्णय लेने में फ्लेमिंग प्रभाव का उपयोग करने का प्राथमिक प्रभाव क्या है? तो वास्तविक सामग्री के बजाय जानकारी कैसे प्रस्तुत की जाती है इसके आधार पर निर्णय लेना, किसी निर्णय के नकारात्मक पहलुओं पर अत्यधिक जोर देना, निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर रहना, उस संदर्भ को अनदेखा करना जिसमें निर्णय लिया गया हो. इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट? सो फर्स्ट इफेक्ट क्या है ऑफ यूजिंग द फ्रेमिंग इफेक्ट इन डिसीजन मेकिंग? अगर आपको डिसीजन मेकिंग लगता है तो प्राइमरी इफेक्ट क्या है? तो मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड रादर देन एक्चुअल कंटेंट. बहुत हद तक ये फर्क पड़ता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो किस तरह से प्रेजेंट करी गई है. दैट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी इफेक्ट फॉर दिस कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 86. निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अवरोध है जो किसी व्यक्ति को केवल उन सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का कारण बनाता है जो उनके मौजूदा विश्वासों का समर्थन करती है? Which of the following is the psychological barrier that causes a person to focus only on information that supports their existing beliefs? Cognitive dissonance, no. Confirmation bias. Confirmation जो हमारा bias होता है वो focus करता है and वो एक psychological barrier that causes a person to focus on only information that supports their existing beliefs. एक हमारा confirmation जो bias होता है वही एक support करता है, तो that answer will be the B. Question number 87. Which of the following is form of communication where the sender and receiver are aware of the underlying meaning beyond the literal message? So meta communication. इसकी direct answer है meta communication. What is
कि फॉर मोर प्रैक्टिस आप लास्ट 10 ईयर्स के भी पेपर्स से भी कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा, इवन कम्युनिकेशन के नहीं, अदर सेक्शन के भी, मैथ्स हो या हिंदी हो। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम का मेन हमारा पर्पस क्या होता है? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम का मेन पर्पस क्या होता है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, परफॉर्म अ टास्क इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप और नंबर ऑफ वेज। मतलब एल्गोरिथम में किसी समस्या को हल करना या किसी कार्य को बहुत सारे सीमित चरणों में करना, ठीक है। मतलब पूरी एल्गोरिथम उसकी बना दी कि फिक्स पैटर्न में, फिक्स चरणों में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। सो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल फिक्सडनेस? फंक्शनल फिक्सडनेस मतलब होता है कि बेसिकली किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर देना। तो इसमें क्या करेंगे? यूजिंग अ शू एज अ हैमर व्हेन यू डोंट हैव टूल, नहीं। यूजिंग अ पेन कैप टू फिक्स अ ब्रोकन जिपर, नहीं। यूजिंग अ स्पून टू स्टिर पेंट, नहीं। ओनली यूजिंग अ रबर बैंड टू बाइंड द डॉक्यूमेंट। सो रबर बैंड यूज करना टू बाइंड द डॉक्यूमेंट। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 90, A letter box, a letter lock consists of 3 rings. एक लेटर लॉक है, उसमें consisting of 3 rings, each marked with 10 different letters। मतलब 3 rings हैं उसमें और सब में 10 different rings हैं, ठीक है। ये PNC का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। In how many ways is it possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? कितनी तरीके से आप अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकते हो कि लॉक को ओपन करने के लिए? तो पहले आप बताओ, 3 रिंग्स हैं उसमें और हर रिंग में 10 नंबर्स हैं। तो हो सकता है कि कोई एक ही ऐसा चांस होगा जहाँ पर वो आपके तीनों सही हो जाएं और आपका जो लॉक है वो ओपन हो जाए। तो इसमें क्या होगा? चांसेस अनसक्सेसफुल के कितने हो सकते हैं? इसमें 10 हो सकते हैं कि 10 गलत हो गए, इसमें भी 10 गलत हो सकते हैं, इसमें भी 10 गलत हो सकते हैं। और चांस विन करने का क्या, मतलब उसको ओपन करना केवल एक है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 और -1, मतलब 1000 -1 मीन्स 999 वेज आर देयर जो अनसक्सेसफुल होने की संभावना है। सो 999। क्वेश्चन नंबर 91, एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी है। कितना घूम चुकी है? कितना कोड बना रही है? अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, जो दिन में स्टार्ट होता है, बाय 10 minutes past 5 द आवर हैंड हैज़ टर्न थ्रू। इन्हें बताया कि जब 5 घंटे आपके हो जाते हैं और 5 घंटे 10 मिनट में वो कितना मतलब कितना डिग्री वो घूम जाएगा, आपको वो बेसिकली बताना है, ठीक है। तो देखो 12 आवर के अंदर, ठीक है, 360 डिग्री घूमती है ना 12 आवर के अंदर 360 डिग्री। तो 1 आवर में 360 बाई 12, और इनको कितने बताए उन्होंने? 5 आवर और हाउ मेनी 10 मिनट्स। सो 5 आवर एंड प्लस 10 मिनट्स। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। सो 5 आवर प्लस 10 बाई 60, तो इसको 6 5 31 बाई 6। सो इसमें क्या हो जाएगा? 360 बाई 12, ओके, इंटू 31 बाई 6, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। व्हाट विल बी आंसर? देख लो, 6 6 30 एंड 12 5 60, 155 डिग्री। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, डी। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या बोला गया देखिए, इफ इन अ सर्टेन कोड रीजनिंग इज रिटन एज दिस। अच्छा, तो रीजनिंग को किसी कोड के अकॉर्डिंगली ऐसा लिखा गया है, एंड एग्जामिनेशन को ऐसा लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे?
तो इसमें आपको समझना होगा कि रीजनिंग को जब चेंज करके उन्होंने लिखा है तो उसमें उन्होंने किस पैटर्न को फॉलो किया है और किस तरह से उसको लिखा है, फिर नेक्स्ट वाले को किस तरह से, वही सेम पैटर्न पे हम जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें देखो ओ बिल्कुल बीचों बीच में और ओ है, और यहाँ पर क्या था, इसने रेस्ट ऑफ द 4 लेटर को, 4 वर्ड्स को, 4 अल्फ़ाबेट को उसने पलट दिया है। तो देखो जी इधर आ गया, एन इधर आ गया, आई इधर आ गया और एन इधर आ गया। इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या किया है इन्होंने, एन को एक जगह पे रखा है, ठीक है, एन को एक जगह पे रखा है, और नहीं इस वाले एन को एक जगह पे रखा है, और ये वाला एन इधर आ गया है, फिर ओ आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हम आई को क्या करेंगे, बिल्कुल ये मिड हो गया और इसको पलट दो, तो ये क्या आएगा, एन फिर ओ फिर आई फिर टी फिर ए। ये देख लेते हैं किस में है। सो आई को बीच में देखो, यहाँ पर आई ये है बीच में और ये है, बट यहाँ पर ये एन ये सेम हो गया, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रीजनिंग में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बता दीजिए ना, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, कोई फिगर बना के, तो ये आपको आना चाहिए काउंट करने के लिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो जब आप इसमें देखेंगे तो मैं थोड़ा आपको बताती हूँ, बट ये आपको आना चाहिए। तो जैसे 1 ये बन गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, है ना, ठीक है, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, ठीक है, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, टोटल 10 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक। और इस तरह से ये पूरा 12 हो गया। तो जब इस तरह काउंट करोगे 13 एक यहाँ हो गया, 1 14 हो गया, तो टोटल विल बी 14। क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। तो इसमें यूनिट, अगर किसी के भी लास्ट में कोई भी नंबर है और उसके लास्ट में 1 आया, 0 आया, 5 आया या फिर 6 आया, तो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है, मतलब गॉट इट। जैसे मैं बोलूँ 1565 टू द पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो यहाँ पर देखो इसका यूनिट डिजिट तो 1 हो गया, लेकिन इसका यूनिट डिजिट तो क्या होगा, तो देख लो 7 टू द पावर 153। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 टू द पावर, और 4 3 ज़ा 12, है ना, और 8 इंटू 7 टू द पावर 1। जब इसको आप काउंट करेंगे तो 152 आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, और 153, और 7 टू द पावर 4 जो होता है वो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट 1 होती है। 7 इंटू 7 49, और 7 इंटू 49 9 ज़ा 81, सो 1, so 1 will be the unit digit when you are going to solve for 7 to the power 4, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या आ गया, इसको सॉल्व करके इसकी यूनिट डिजिट 7 आई और इसको 1, तो 7 will be the answer। क्वेश्चन नंबर 96। No, question number 95. A committee of 5 is to be formed out of 5 men and 5 ladies. In how many ways can this be done when at most 2 ladies are included? When we are talking about at most या at least, तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। तो at least में क्या होता है, मिनिमम वो हो, उससे ज़्यादा जितने बन सकते हैं। एट मोस्ट में क्या होता है कि मैक्सिमम वही होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि 5 लोगों की एक टीम बना रहे हैं, उसमें से कितने लोग हैं, 5 विमेन है और 5 मेन है, और 5 लोगों की टीम है, और उसमें एटमोस्ट 2 विमेन होनी चाहिए, मतलब या तो 1 हो या और 2 हो, मतलब मैक्सिमम 2 हो। तो देख लेते हैं एक कैसे बनेगी। अगर हम 1 विमेन लेते हैं तो 5 मेन एंड 5 और 5 लोगों की वो है, तो अगर 5 विमेन से मैंने 1 ले लिया विमेन, तो फिर 5 मेन में से 4 मेन लेने पड़ेंगे, ठीक है। प्लस अब अगर मैंने 5p2 यहाँ से 2 विमेन ले ली तो 5p3 होगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल्स फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। जब फॉर्मूला लगाओगे तो देख लेते हैं 5p1, तो फैक्टोरियल 5, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 4। सो यहाँ आ गया 5 हमारा इंटू 5 4, तो इन दोनों को माइनस करोगे 5 ये आ गया हमारा ना, इन दोनों से फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 4, तो ये हमारा फैक्टर 1 आ गया। फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करो तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, ठीक है। आ गया ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 इंटू
ये आ गया हमारा 600, इसको सॉल्व करके आ गया 600 प्लस 5p2 और 5p3 को अलग से सॉल्व कर लो, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, तो 5 इंटू 4, ये आया हमारा 20 इंटू 5p3 को सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 3 60 आ गया 60, तो ये आ गया हमारा 1200, ये 1200 प्लस 600 मीन्स 1800, तो 1800 कोई ऑप्शन है नहीं है, तो नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, which approach involves solving a problem by breaking it down into smaller sub problems that are solved independently, divide and conquer directly. Now next, question number 97, question number 97 हमारा क्या है, what is the primary effect of using the anchoring bias in decision making, and हिंदी में रीड कर लेते हैं इसको। निर्णय लेने में एंकरिंग पूर्वाग्रह का उपयोग करने का प्राथमिक उपयोग क्या होता है कि इसमें जब भी आप एंकरिंग करते हो तो आपको लगता है इनिशियल फेज में ही आप उसके सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, है ना, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच के ओवरऑलिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज इनिशियली प्रेजेंटेड, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, which of the following best describes the role of the heuristic in decision making? Heuristic are used to analyze every possible outcomes to ensure the best decision, simplified decision making by offering rules of thumb that guide choices. So rely on the large scale data collection, guarantee optimal nahi. Heuristic requires detailed problem solving steps to arrive a solution नहीं, heuristic simplify actually decision making process को बहुत simplify करता है by offering rules of thumb and all, तो आपकी जो decision making process है जो उसके steps को minimize करने की कोशिश करता है, that is a B option। Question number 99, what term is used to describe a project management approach that follows a linear step-by-step process where each phase is completed before moving on to the next? तो जो हमारा waterfall method होता है उसमें ही हम क्या करते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप एक पूरा पैटर्न चलता है, तो उसी को हम waterfall बोलते हैं, क्योंकि एक कंपाइल फॉर्म में सारे इसमें सारा कंप्लीट प्रोसेस है, एक लीनियर टू स्टेप बाय स्टेप एंड लाइक where each phase is completed before moving to the next, मतलब step by step process means what कि एक जो हमारा first step है उसको complete करके and then second step पे move करना, तो that is a waterfall method। agile development इसमें नहीं होता, lean analogy इसमें भी नहीं, waterfall method। Now last question of this test, which technique is used in agile development? ठीक है, and to prioritize and organize task into the backlog for interactive work completion, मतलब एजाइल डेवलपमेंट में आप क्या करते हो, तो एक तरीके से आप बैकलॉग का यूज़ करते हो ना, प्रोडक्ट बैकलॉग का यूज़ करते हो, जिसमें आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएँ एंड आप प्रायोरिटाइज कर पाएँ एंड ऑर्गेनाइज कर पाएँ टू इंटरेक्टिव वर्क फॉर कंप्लीशन। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।